तो चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन देखने के बाद अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें दिया है भारत को भौतिक प्रदेशों में विभक्त कर मानचित्र सहित उनका वर्णन करें। तो यहाँ पे मानचित्र हो जाएगा। मानचित्र आपको छापना है, अर्थात मैप बनाना है, और इसमें आपको दिखाना है कि भारत का जो भौतिक प्रदेश है ये किस प्रकार से विभक्त है। ये कुछ आप इस प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से। एकदम एग्जैक्ट नहीं बनाना है, बस एक रफ डायग्राम बनाना है। आप सिंपल इस प्रकार से भी कर देंगे तो हो जाएगा। इसे आप भारत लिख देंगे, उसके बाद ऐसा दिखा देंगे कहाँ पे कौन सा एरिया है, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो आइए इसे हम शुरू करते हैं। तो भारत का भौतिक प्रदेश, अगर आपने प्रीलिम्स की वीडियो देखा है तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी समझने में से, क्योंकि ये वही सब है, बस इसमें थोड़ा सा डिटेल लिया गया है। तो आइए इसे पढ़ते हैं। भू आकृति की दृष्टि से भारत में काफ़ी विविधताएं पाई जाती हैं। स्थलाकृति की ये विषमताएं भू संचलन, भूगर्भिक संरचना एवं जलवायु की विषमता का परिणाम है। तो भारत में जो है ये काफ़ी ज़्यादा विविधताएं देखने को मिलती हैं भारत के भू आकृति की दृष्टि से, अर्थात कहीं पे पठार मिलेंगे आपको, तो कहीं पे पर्वत मिलेंगे, कहीं पर आपको मैदान देखने को मिलेंगे, तो कहीं पे आपको छोटे छोटे द्वीप समूह भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो विविधताएं हैं ये कैसे उत्पन्न हुई है, तो भू संचलन, भूगर्भिक संरचना और जलवायु की विषमता के कारण। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का यहाँ पे 11% है। तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% भूभाग ये पर्वतीय है, 18% भूभाग पहाड़ी है, और 28% भूभाग जो है ये पठार का है, तथा 43% भूभाग ये मैदानी इलाका है। तो भारत में सबसे ज़्यादा मैदानी इलाका है। मैदान कितना है, तो ये 43%। उसके बाद पठार का नंबर आता है, तो पठार कितना है, ये है 28%। उसके बाद पहाड़ जो है ये 18%, और उसके बाद पर्वत जो है ये 11%, ये पर्वत। तो यहाँ पे पहाड़ और पर्वत में क्या अंतर है, तो देखिए कोई भी क्षेत्र जो 1000 मीटर से ऊंचा हो और ये इस प्रकार से नुकीला हो तो इसे पर्वत कहेंगे। ये 1000 मीटर से ऊंचा होना चाहिए, 1000 मीटर, और 1000 मीटर से नीचे तो इसे पहाड़ कहा जाएगा। ये पहाड़, क्योंकि ये 1000 मीटर से नीचे है और ये 1000 मीटर ऊंचे हैं, इसके कारण इसे पर्वत कहा जाएगा। और इसकी जो ऊपर वाली चोटी है ये इस प्रकार से नुकीली होनी चाहिए। और इसी प्रकार से पहाड़ में भी अगर ये समतल होती है तो ये पठार कहलाती है। फिर आगे है, भारत को सामान्यतः 5 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। तो 5 भौतिक भागों में भारत को विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है उत्तर पर्वतीय प्रदेश एवं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, दक्षिण का पठार यानी कि प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मध्यवर्ती मैदान, उसके बाद तटवर्ती मैदान, और अंत में द्वीप समूह। ये सब भी हमने प्रीलिम्स में पढ़ा है। अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको ईजी होगा समझना इसे। तो पहले हम देखेंगे उत्तर पर्वतीय प्रदेश एवं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो पहले है उत्तर में विशाल पर्वतमालाएं। मध्य एशिया में स्थित पामीर ग्रंथि से अनेक पर्वतमालाएं निकलती हैं एक कुनलुन है जो पूर्व की ओर तिब्बत में चली जाती है। दूसरी पर्वत श्रेणी काराकोरम जो कि कश्मीर में प्रवेश कर दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़ती है। तिब्बत में इसे कैलाश पर्वत कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, या फिर इसे केटू भी कहा जाता है, या काराकोरम जो कि काराकोरम में स्थित है। बाल्टेरो तथा सियाचिन हिमानिया यहाँ स्थित है। हिमानिया अर्थात ग्लेशियर। उसके बाद आगे लिखा हुआ है काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख और जास्कर 2 समानांतर पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। तो इसे समझते हैं। तो ये हो गया हमारा भारत, और इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये तो यहाँ पे हो गया पाकिस्तान, इधर अफ़गानिस्तान, और यहाँ पे इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा मध्य एशिया कहलाता है। ये वाला मध्य एशिया का क्षेत्र है, मध्य एशिया।
तो ये मध्य एशिया हो गया। तो यहाँ से अनेक पर्वतमालाएं निकलती हैं। तो पहला जो है वो कुनलुन सांग पर्वत है, जो इस प्रकार से निकलती हुई चीन में प्रवेश कर जाती है। कुनलुन, कुनलुन सान, ये पूरा नाम है इसका, कुनलुन सान। और यहाँ से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीचों बीच से यहाँ से हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत ये निकलती है। यहाँ पामीर का पठार है इस जगह पे, और यहाँ से हिमालय पर्वत श्रेणी, ये इस प्रकार से कुछ हिमालय पर्वत श्रेणी है। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ये तीनों पर्वत श्रेणियाँ जहाँ पे मिलती है वहाँ पे पामीर की नोट या फिर पामीर की गांठ या पामीर ग्रंथि बनती है। पामीर ग्रंथि या पामीर की नोट या फिर गांठ। और हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक हिस्सा है जो काराकोरम है। तो ये काराकोरम जो श्रेणी है ये आगे जाते हुए यहाँ चीन में प्रवेश करती है, और यहाँ पे इसे चीन में कैलाश पर्वत कहा जाता है। कैलाश पर्वत। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कैलाश पर्वत कहाँ है, तो आप इसका आंसर चीन करेंगे। तो कुछ इस जगह पे कैलाश पर्वत स्थित है, जो कि काराकोरम श्रेणी का ही भाग है। और जो काराकोरम श्रेणी है ये कुछ इस प्रकार से है, इसे मैं मिटा देती हूँ। जो काराकोरम श्रेणी है ये कुछ इस प्रकार से है, और इसी श्रेणी का नाम है K1, K2, K3, K4, इस प्रकार से कर करके इसका नाम रखा गया। तो इसमें जो K2 है, K2 पर्वत का चोटी, ये सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम श्रेणी की। K2 जिसे कि गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। गॉडविन ऑस्टिन, इसका दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन और या फिर K2। और भारत की भी सबसे ऊंची चोटी यही K2 या गॉडविन ऑस्टिन चोटी है। और कुछ ग्लेशियर जिसमें बाल्टेरो और सियाचिन यहीं पे स्थित है। बाल्टेरो और सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया की सबसे ऊंची ग्लेशियर जो है ये सियाचिन ग्लेशियर ही है। और यहाँ पे दो पर्वत श्रेणियाँ भी स्थित हैं, एक हो गया लद्दाख और दूसरा जास्कर। पहला काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, और यहाँ पे तीसरा जास्कर। और इधर हो गया एक कैलाश पर्वत। अब हम आगे देखते हैं। हिमालय नवीन वलित पर्वत है, जो कि मैंने पिछले प्रश्न में भी बताया था, जो पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक 2400 किलोमीटर तक फैला है। हिमालय पर्वत श्रेणी 3 समानांतर श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व में फैली हुई है। पहला जो श्रेणी है ये सर्वोच्च हिमालय है, दूसरा लघु हिमालय, तीसरा शिवालिक हिमालय। और इसका डिस्कशन हमने पिछले प्रश्न में किया है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी जो है ये नवीन वलित पर्वत है, अर्थात फोल्डेड माउंटेन है, मुड़ा हुआ। और ये पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई लगभग 2400 किलोमीटर क्षेत्र में। और हिमालय पर्वत श्रेणी की 3 समानांतर श्रेणियां हैं, जिसमें सर्वोच्च हिमालय, दूसरा हो गया लघु हिमालय, तीसरा शिवालिक हिमालय। तो पहला हम देखते हैं सर्वोच्च हिमालय। यह हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और एवं इसकी चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर में। तो जो हमने पिछला प्रश्न देखा था उसमें मैंने 25 किलोमीटर बताया था, जो कि गलत है। वहाँ पे 125 होगा। लगभग आप 125 बोल सकते हैं, क्योंकि 120 और 190 के बीच है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने में। तो सर्वोच्च हिमालय की क्या विशेषता है, तो ये सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है और इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है ये 120 से 190 किलोमीटर के बीच में है। इसका आंतरिक भाग आर्कियन चट्टानों में ग्रेनाइट, नीस एवं शिस्ट से बनी हुई है। विश्व की प्रमुख ऊंची चोटियों में से माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंदा देवी यहीं पे स्थित है। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दर्रे भी हैं, जिसमें बड़ा लाचला, उसके बाद यहाँ पे आगे सिपकिला जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, फिर थांगला, नीति, लिपुलेख जो कि उत्तराखंड में स्थित है, फिर नाथुला और जैलपला ये सिक्किम में स्थित है, और बुर्जिला तथा जोजिला ये कश्मीर में स्थित है। काफ़ी ऊंचाई पर इस पर्वतमाला में स्थित है। तो जो बृहद हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है इसकी,
औसत चौड़ाई जो हो गई 120 से 190 किलोमीटर के बीच में है और इसका जो निर्माण हुआ है ये ग्रेनाइट, नीस एवं शिस्ट चट्टानों से मिलके हुआ है। और यहाँ पे कुछ प्रमुख चोटियाँ भी हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये यहीं पे स्थित है। और इसका अगर लोकेशन कहा जाए, ये कहाँ कौन सा देश में स्थित है, तो ये नेपाल में स्थित है, जहाँ पे इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई जो है ये 8,848 मीटर है। लगभग आप इसे 8,850 मीटर भी बोल सकते हैं। उसके बाद कंचनजंगा, धौलागिरी, नंदा देवी यहीं पे स्थित है। और कुछ दर्रे हो गए, बड़ा लाचला दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा, उसके बाद थांगला, लिपुलेख, नीति, नाथुला और जलपला तथा बुर्जिला और जोजिला। उसके बाद आगे है लघु हिमालय। तो लघु हिमालय के बारे में भी हमने पिछले प्रश्न में देखा था। तो लघु हिमालय यह सर्वोच्च हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसकी ऊंचाई 3,000 से 4,500 मीटर तथा चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर के बीच है। इसकी महत्वपूर्ण श्रेणियों में धौलाधार, पीर पंचाल, महाभारत तथा मसूरी है। और मैंने बताया था कि महाभारत श्रेणी जो है ये नेपाल में स्थित है। महत्वपूर्ण पर्वतीय नगर डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग इस पर ही स्थित है, जिसमें से डलहौजी नगर, धर्मशाला और शिमला ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा ये उत्तराखंड में स्थित है और दार्जिलिंग ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह रूपांतरित चट्टानों एवं गैर जीवाश्म अवसादी चट्टानों से निर्मित है। तो इसका जो निर्माण है ये गैर जीवाश्मी चट्टानों से बना है, अर्थात इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो जो लघु हिमालय है ये सर्वोच्च हिमालय के दक्षिण में स्थित है और ये MCT मैन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन के द्वारा महान हिमालय से अलग होती है। और इसकी औसत ऊंचाई जो है ये 3,000 से 4,500 मीटर के बीच है और इसकी चौड़ाई जो है ये 60 से 80 किलोमीटर के बीच में है। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियाँ जैसे धौलाधार, पीर पंचाल, महाभारत तथा मसूरी स्थित है। पर्वतीय नगर में डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग यहीं पे स्थित है। और इसका जो निर्माण हुआ है ये रूपांतरित चट्टानों तथा गैर जीवाश्मी अवसादी चट्टानों से हुआ है। फिर अगला है शिवालिक। तो शिवालिक हिमालय के दक्षिणतम श्रेणी को बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। तो हिमालय के दक्षिणतम श्रेणी को ये कुछ इस प्रकार से हिमालय की श्रेणी है। तो इसके जो सबसे दक्षिणतम में स्थित पर्वत श्रेणी जो है यही शिवालिक है। इसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई जो है ये लगभग 1,000 से 1,200 मीटर के बीच में है तथा चौड़ाई जो है ये पश्चिम से पूर्व 50 से 15 किलोमीटर के बीच है। यह कम ऊंचाई के पहाड़ियों की एक श्रृंखला जैसी है जो जलोढ़ अवसादी होगा। तो जलोढ़ अवसादी बालू, चिकनी मिट्टी और गोलाश्म पत्थरों के जमा होने से बनी है। तो शिवालिक श्रेणी क्या हो गया, तो ये हिमालय के दक्षिणतम श्रेणी को बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। और ये लघु हिमालय मैन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। इसकी ऊंचाई लगभग 1,000 से 1,200 मीटर के बीच है और चौड़ाई जो है ये पश्चिम में अधिक है और पूर्व में जाते जाते ये कम हो जाती है, कुछ इस प्रकार से। और इसकी ऊंचाई जो है ये उतनी ज़्यादा नहीं है। और इसका निर्माण जलोढ़ अवसादी बालू, चिकनी मिट्टी तथा गोलाश्म पत्थरों के जमा होने के कारण हुआ है। तो भौतिक प्रदेश में हमने पहला भाग देख लिया, उत्तरी, पर्वतीय एवं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। इसके बाद आगे हम विशाल मध्यवर्ती मैदान देख लेते हैं, उसके बाद हम दक्षिण का पठार देखेंगे। तो बृहद उत्तरी मैदान। भारत का उत्तरी मैदान उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई हुई बारीक गाद से बना है। तो जो मैदान है ये कुछ इस प्रकार से हमारा भारत है। तो यहाँ पे हो गया हिमालय पर्वत श्रेणी, उसके बाद नीचे यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार और ये जो बीच वाला भाग है यही हो गया मैदान। तो इसी मैदान का जो निर्माण हुआ है ये हिमालय तथा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाले नदियों के जो अवसाद है, जो कचड़े हैं, उनके जमाव के कारण इस मैदान का निर्माण हुआ है। ये नदियाँ अपने द्वारा बहुत सारे अवसाद लाती थी जिसका जमा यहाँ पे करती थी और यहाँ दक्षिण भारत से भी अर्थात प्रायद्वीपीय पठार से भी बहुत सारी नदियाँ बह के अपने अवसादों को इस क्षेत्र में जमा करती थी।
जिसके कारण यहाँ पे एक विशाल मैदान का निर्माण हुआ है जो कि काफ़ी उपजाऊ है। जैसा कि आपको पता ही होगा, यहाँ से गंगा नदी बहती है और गंगा नदी की जो चौड़ाई है ये काफ़ी ज़्यादा, और ये अपने साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने साथ अवसादों को लाती है और अपने किनारों पे धीरे धीरे जमा करती जाती है, जिससे एक उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। तो यहाँ पे वही है भारत का उत्तरी मैदान, उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाई हुई बारीक गाद से बना है। यह मैदान गंगा तथा सिंधु के मुहानों, यहाँ पे मुहानों होगा, मुहानों के मध्य हिमालय गिरिपाद के साथ साथ 3200 किलोमीटर लंबे तथा 150 से 300 किलोमीटर तक चौड़े क्षेत्र में विस्तृत है। तो इस मैदान की कुल लंबाई जो है ये इस प्रकार से, कुल लंबाई इसकी 3200 किलोमीटर के आसपास है और इसकी जो चौड़ाई है ये 150 से 300 किलोमीटर के बीच में स्थित है। इसकी चौड़ाई इलाहाबाद के पास 280 किलोमीटर है, राजमहल पहाड़ी के पास 160 किलोमीटर तथा सबसे कम चौड़ाई में असम के पास लगभग 90 से 100 किलोमीटर के बीच है। तो इसकी चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जाती है जब ये पूर्व की ओर जाती है। तो सबसे ज़्यादा चौड़ाई इलाहाबाद के पास 280 किलोमीटर, राजमहल पहाड़ी के पास 160 किलोमीटर और सबसे कम असम में 90 से 100 किलोमीटर के बीच। धरातलीय उच्चावचों में भिन्नताओं के आधार पर मैदान का विभाजन निम्नलिखित 4 भागों में किया जाता है। पहला भाबर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर और चौथा खादर। ये हमने प्रीलिम्स में पढ़ लिया है। आपको इसमें इसका डिटेल लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका जो आंसर है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है। फिर आगे है विशाल प्रायद्वीपीय पठार। अब हम प्रायद्वीपीय पठार को देखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार तो यह एक त्रिभुज के समान है जिसका अवतल दिल्ली, कटक तथा राजमहल पहाड़ियों के बीच स्थित है तथा शीर्ष कन्याकुमारी पर स्थित है। यह संपूर्ण प्रायद्वीप को अपने में समेटे हुए है। इसकी सामान्य ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच में स्थित है। तो ये हमारा भारत का मैप है और ये वाला जो क्षेत्र है ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार। ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत और ये जो बीच वाला है ये प्रायद्वीपीय पठार। तो इसका अवतल अर्थात आधार जो है ये दिल्ली में कटक के पास से राजमहल पहाड़ियों के बीच स्थित है और इसका जो शीर्ष है ये शीर्ष आप देख सकते हैं ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और ये संपूर्ण प्रायद्वीप को अपने में समेटा हुआ है। तो प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, ऐसा भूभाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ होता है। तो भारत हमारा 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, ये पश्चिम से, ये पूर्व से और ये दक्षिण से। तो ये एक प्रायद्वीप हो गया और इसी प्रायद्वीप को ये जो पठार है ये पूरा कवर कर लेता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच है। अब आगे क्या है? तो पठार के पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी पार्श्व पर अरावली की अवशिष्ट पर्वत श्रेणियाँ स्थित है। उत्तरी भाग के एक सीमा पर विंध्याचल, मालवा का पठार तथा पूर्वी भाग में बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर तथा शिलोंग का पठार स्थित है। तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा प्रायद्वीपीय पठार हो गया ये प्रायद्वीपीय पठार और इसके उत्तर तथा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कुछ इस जगह पे यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी है या फिर अरावली पर्वतमाला। उसके बाद उत्तरी सीमा पर विंध्याचल पर्वत स्थित है, यहाँ पे विंध्यांचल पर्वत। फिर मालवा का पठार, पूर्वी भाग में बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार तथा यहाँ पे शिलोंग का पठार। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका कुछ भाग यहाँ मेघालय में भी फैला हुआ है। तो यही मेघालय में ही शिलोंग का पठार स्थित है। मेघालय की राजधानी भी शिलोंग है, शिलोंग, इसी के नाम पे यहाँ पे शिलोंग का पठार। तो आपको बस ये सब समझना है और 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप इसे आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं। अब आगे है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर के मध्य दक्कन का पठार स्थित है। दक्कन के पठार के उत्तरी सीमा पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी तथा इसके पूर्वी विस्तार पर
महादेव पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ और मैकाल श्रृंखला स्थित है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है जो उत्तर से दक्षिण अरब सागर के समानांतर फैली हुई है। इसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री, दक्षिण में नीलगिरी, केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर अन्नामलाई और दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अनाईमुड़ी इसका सर्वोच्च शिखर है। दक्कन के पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा प्रायद्वीपीय पठार। तो विंध्याचल पर्वत, ये हो गया विंध्याचल पर्वत और इसके दक्षिण में, इसके दक्षिणी छोर के मध्य में दक्कन का पठार स्थित है, कुछ इस जगह पे। इसका नाम है दक्कन का पठार। आप ये मत देखिए, यहाँ देखिए। तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार के उत्तर में विंध्याचल पर्वत है और इसके पूर्व में यहाँ पे कुछ महादेव की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी और मैकाल पर्वत श्रृंखला स्थित है। और इसी के पश्चिम में यहाँ पे ये पूरा पश्चिमी घाट स्थित है, जो कि पहाड़ियों का क्रम है, इसे ही पश्चिमी घाट कहा जाता है। और इधर पूर्वी घाट स्थित है, ये भी पहाड़ियों का क्रम है लेकिन ये लगातार नहीं है, ये कटा फटा है। जैसे यहाँ है तो इसके बाद यहाँ नदियों के द्वारा इसे काट दिया जाता है, उसके बाद इसी प्रकार से ये लगातार कटी फटी है। तो ये जो पश्चिमी घाट है इसे कर्नाटक और महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री पर्वत। और ये पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट जहाँ पे मिलते हैं कुछ इस जगह पे, तो यहाँ पे इसे नीलगिरी पर्वत कहा जाता है। और इसके दक्षिण में यहाँ पे कार्डमम पहाड़ियाँ स्थित है। और दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ये अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी। और ये जो दक्कन का पठार है इसकी जो ऊंचाई है ये पश्चिम में अधिक है और धीरे धीरे ये पूर्व की ओर कम होती जाती है। इधर उसकी ऊंचाई ज़्यादा है और यहाँ धीरे धीरे ये पूर्व की ओर जाते जाते कम होती जाती है। और ये जो पूर्वी घाट है ये इसी पठार के पूर्व में स्थित है, पूर्वी घाट। और यहाँ पे आपको कई सारी पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे कि नल्लामलाई, वेलीकोंडा, पालकोंडा, पंचमलाई इत्यादि। और ये जो पूर्वी घाट है ये कोई भी क्रम में स्थित नहीं है, ये इस प्रकार से कटी छटी है। जैसे कि पश्चिमी घाट जो है ये लगातार एक क्रम में स्थित है, परंतु पूर्वी घाट इस प्रकार से नहीं। और दक्कन के पठार का उत्तरी या फिर उत्तरी पश्चिमी भाग जो है ये दक्कन ट्रैप कहलाता है। ये वाला क्षेत्र दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप। और ट्रैप का अर्थ क्या होता है, तो सीढ़ी नुमा आकृति होता है। और दक्कन के पठार का जो निर्माण हुआ है ये कौन से चट्टानों से हुआ है, तो ये बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, बेसाल्ट चट्टान। इसका क्षेत्रफल जो है ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। अब हम आगे देखते हैं। पठार के पूर्वी बाह्य सीमा पर विभिन्न श्रृंखला के रूप में विस्तृत पहाड़ियों को पूर्वी घाट कहा जाता है, इसे मैंने बता दिया। ये पहाड़ियों की एक अनियमित रेखा के रूप में विस्तृत है, जैसे नल्लामलाई, बेलीकोंडा, पालकोंडा तथा पंचमलाई। इनमें कोई संरचनात्मक एकता अथवा सुपरिभाषित अभिविन्यास नहीं पाया जाता। ये सभी मैंने आपको समझा दिया। दक्कन के पठार का उत्तर पश्चिमी भाग दक्कन ट्रैप कहलाता है, जिसका निर्माण क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर 5 लाख वर्ग किलोमीटर ये है, पूरा का पूरा इसका क्षेत्रफल हो जाता है। तो इस पठार का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। तो इसे भी मैं एक बार समझा देती हूँ। तो जब यूरेशियन प्लेट
तथा भारतीय प्लेट अर्थात इंडियन प्लेट जब आपस में टकराई थी, उससे पहले ये गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हुई थी। ये अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड, ये कुछ इस प्रकार से टूट के यहाँ पे भारतीय प्लेट का निर्माण हुआ था। और ये टूटकर जब यूरेशियन प्लेट की ओर जा रही थी, तब यहाँ पे इसे ज्वालामुखी का क्षेत्र मिला था, जिसके कारण ये भारतीय प्लेट जो है, ये ज्वालामुखी से टकरा गई और इसी के कारण यहाँ पे ये ज्वालामुखी फट गई और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा उद्गार हुआ और यही उद्गार का फैलाव लावा के रूप में हुआ और ये पूरा संपूर्ण दक्षिण भारत में फैल गया, जिसके कारण इसे ही प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। और ये जो लावा है ये बेसाल्ट चट्टानों के रूप में बदल गई, इसी कारण यहाँ पे काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, बेसाल्ट चट्टानों के कारण ही। अब हम आगे देखते हैं। अब आ गया तटीय मैदान। तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार के पार्श्व में कच्छ से ओडिशा तक विभिन्न चौड़ाई वाले तटीय मैदान विस्तृत हैं। पश्चिम तटीय मैदान का विस्तार गुजरात से गोवा तक है। तो इसे भी एक बार समझ लेते हैं यहीं पे। तो हम देखेंगे तटीय मैदान। तो यहाँ हो गया पश्चिमी घाट, यहाँ हो गया पूर्वी घाट और ये अरब सागर और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर और ये पश्चिमी घाट, इसके बीच वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे तट का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से कुछ यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच ये यहाँ से नदियों के अवसादों के जमाव के कारण यहाँ पर भी तट या मैदान का निर्माण हुआ है, जिसे पश्चिमी तट तथा पूर्वी तट कहा जाता है। और इसमें से जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इसका जो विस्तार है ये गुजरात से गोवा तक विस्तृत है। उसके बाद ये धीरे धीरे पतली हो जाती है और गोवा से पूरा नीचे वाला जो क्षेत्र है तट, इसे मालाबार तट कहा जाता है। और इसके ऊपर में ये गुजरात में इसे काठियावाड़ का तट, उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र या फिर कोंकण का तट, उसके कर्नाटक में कन्नड़ या फिर कर्नाटक का तट, उसके बाद यहाँ से गोवा से लेकर के भाई केरल तक इसे मालाबार तट या फिर केरल तट के नाम से पुकार सकते हैं। तो ये जो पश्चिमी तट है, इसके नीचे वाले हिस्से में, इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा दंतुरित क्षेत्र पाया जाता है, अर्थात कुछ इस प्रकार से कटी फटी। और ये वाला जो क्षेत्र है उत्तर वाला, ये कम दंतुरित है और इसकी चौड़ाई भी लगभग 50 से 80 किलोमीटर के बीच है, 50 से 80 किलोमीटर। अब आ गया पूर्वी तटीय मैदान। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस मैदान की जो चौड़ाई है ये काफ़ी ज़्यादा पश्चिमी तट के मुकाबले। देखिए ये पश्चिमी तट है जो कि कम चौड़ा है और ये पूर्वी तट जो कि काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन तीनों नदियों के डेल्टा पाए जाते हैं। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ डेल्टा बनाती है। और पूर्वी तट के भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम हैं। जैसे ये उड़ीसा वाला जो क्षेत्र हो गया, यहाँ पे जो तट का निर्माण होता है उसे उत्कल तट। उसके बाद आंध्र प्रदेश वाला जो तट है इसे उत्तरी सरकार का तट। और उसके बाद नीचे यहाँ पे कोरोमंडल, पूरा तमिलनाडु ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट। इस तट की कुल जो चौड़ाई है ये 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। और पश्चिमी तटीय तट का जो चौड़ाई था ये 50 से 80 किलोमीटर और इसका 80 से 100 किलोमीटर के बीच। तो आइए इसे देख लेते हैं एक बार। तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार के पार्श्व में कच्छ से उड़ीसा तक विभिन्न चौड़ाई वाले तटीय मैदान विस्तृत है। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात से गोवा तक है। गुजरात को छोड़कर पश्चिमी तट पर एक संकरी जलोढ़ पट्टी है, यहाँ पे पट्टी हो जाएगा, जलोढ़ पट्टी है, जिसमें बीचों बीच में पहाड़ी भूभाग है। अरब सागर के तटीय पट्टी को उत्तरी भाग में कोंकण तथा गोवा के दक्षिण भाग में इसे मालाबार तट कहते हैं। उत्तर में कोंकण तट 50 से 80 किलोमीटर चौड़ा है तथा सामान्यतः चौरस है, अर्थात समानांतर है। इस प्रकार से चौरस, जैसे उबड़ खाबड़ इस प्रकार से नहीं है, ये चौरस है। उत्तरी भाग में
दंतुरता ये कम पाई जाती है, मतलब इस प्रकार से कटी फटी नहीं है। ये जो इसका तट है ये कटा फटा नहीं है, ये कुछ इस प्रकार से है, कम दंतुरित है। अब आगे है केरल तट में सुंदर लेगून धरातलीय विविधता पैदा करती है। तो केरल में बहुत ज़्यादा लेगून पाए जाते हैं। और ये लेगून क्या होता है इसे भी मैंने प्रीलिम्स में बताया है। पूर्वी तट एक चौड़ा मैदान है जहाँ गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के सुविकसित डेल्टा पाए जाते हैं। कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के सामने मुड़ी पहाड़ियाँ एवं कगारों की विभिन्न पंक्ति मिलती है। यहाँ पे पहाड़ियाँ जो है ये मुड़ी हुई पहाड़ियाँ मिलती है और यहाँ पे पहाड़ियों की कगारें भी मिलती है, अर्थात किनारा। इस क्षेत्र में तटीय मैदान की जो चौड़ाई है ये 80 से 100 किलोमीटर है, जिस पर जलोढ़ की मोटी परत बिछी हुई है। अब इसके बाद है द्वीप समूह। द्वीप समूह भारतीय द्वीपों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला बंगाल की खाड़ी के द्वीप एवं अरब सागर के द्वीप। बंगाल की खाड़ी में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह है और अंडमान द्वीप समूह में लगभग 247 द्वीप जो है ये 350 किलोमीटर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। बैरन द्वीप जो है ये ज्वालामुखी से निर्मित है। निकोबार समूह में 19 द्वीप हैं। इनमें से कुछ द्वीपों की लंबाई जो है ये 60 से 80 किलोमीटर है तथा ये अंडमान समूह के दक्षिण में गुच्छे के रूप में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा तथा दक्षिणतम द्वीप है। तो जो ग्रेट निकोबार है ये निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा और सबसे दक्षिणतम द्वीप है। अरब सागर के द्वीपों की बात करें तो अरब सागर के द्वीपों में केरल तट से दूर प्रवाल निक्षेपों से निर्मित लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम द्वीप मिनिकॉय है। तो जो लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है ये प्रवाल निक्षेपों से हुआ है। ये प्रवाल जो है एक प्रकार के जीव होते हैं, समुद्री जीव, जो मरने के बाद कठोर चट्टान का रूप ले लेते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और इसी के बहुत ज़्यादा जमाव के कारण एक ही जगह पे जब ये मरते हैं तो एक ही जगह पे सब जमा होने लगते हैं और इसी के विशाल जमाव के बाद ये एक द्वीप बन जाता है। और इन्हीं प्रवाल से निर्मित जो द्वीप होते हैं उन्हें प्रवाल द्वीप कहा जाता है। और हमारा जो लक्षद्वीप है ये भी प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। और लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम जो द्वीप है ये मिनिकॉय द्वीप है और यहाँ कई द्वीप जो हैं ये जूते के आकार के पाए जाते हैं। तो भारत में 2 प्रकार के द्वीप समूह हैं। पहला है अरब सागर में स्थित और दूसरा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो यहाँ पे हो गया हमारा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में स्थित हमारा द्वीप समूह जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं ये अंडमान द्वीप समूह और ये नीचे वाला ये निकोबार द्वीप समूह। और ये उत्तर में जो अंडमान है और ये नीचे दक्षिण में निकोबार, इन दोनों को अलग करने वाली जो रेखा है ये 10 डिग्री चैनल कहलाती है। 10 डिग्री चैनल। अंडमान द्वीप समूह में लगभग 247 या फिर लगभग 250 भी बोल सकते हैं। तो 250 द्वीप समूह जो है ये 350 किलोमीटर के क्षेत्र में ही विस्तारित है और यही अंडमान में ही यहाँ पे कुछ बैरन ज्वालामुखी स्थित है जो कि बैरन द्वीप पे ही स्थित है। यहाँ पे बैरन द्वीप है और यहीं पे बैरन ज्वालामुखी स्थित है जो कि भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी। और यहीं पे इसके बगल में और एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडम। नारकोंडम ये सुसुप्त ज्वालामुखी है, इसमें किसी भी प्रकार का उद्गार नहीं होता है। उसके बाद है निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें कुल 19 द्वीप हैं और इसमें से भी कुछ द्वीप जो हैं इसकी लंबाई 60 से 80 किलोमीटर 60 से 100 किलोमीटर के बीच है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि है इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है जो कि निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा और सबसे दक्षिण में स्थित है। सबसे बड़ा और सबसे दक्षिण में।
इसी कारण जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है ये यहीं पे इंदिरा पॉइंट है, जो कि 2004 में आई सुनामी के कारण डूब गया है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है ये पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान में है। ये कुछ यहाँ पे दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी, जिसका नाम हाल ही में चेंज करके सुदर्शन रखा गया। सॉरी, सुदर्शन नहीं होगा, यहाँ पे श्री विजयपुरम होगा। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम रखा गया है, श्री विजयपुरम। तो ये हो गया बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। अब अरब सागर के द्वीप समूह में यहाँ पे लक्षद्वीप द्वीप समूह है, जिसकी राजधानी जो है ये कवराती है, कवराती। और इसका जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है ये है मिनिकॉय। और लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय द्वीप है और यहाँ पे मालदीव, यहाँ पे कुछ मालदीव स्थित है। तो ये मालदीव और लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप मिनिकॉय, ये दोनों 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बाकी द्वीप ये 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। और अंडमान और निकोबार आपस में 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। और ये जो द्वीप समूह है ये प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। तो हमारा ये प्रश्न समाप्त होता है। और इसके लास्ट में आपको एक मानचित्र बनाने को कहा गया है। तो आप इसी प्रकार से एक मानचित्र बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे आप लिख देंगे हिमालय पर्वत श्रेणी, उसके बाद यहाँ पे उत्तर का विशाल मैदान, और यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार, ये हो गया कोस्टल एरिया अर्थात तटीय मैदान। उसके बाद यहाँ पे द्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा कि भारत के भौतिक प्रदेशों को यहाँ पे विभक्त करके उनका वर्णन करने को कहा गया तथा इसका मानचित्र भी बनाने को कहा गया है। तो हमने पहले बताया कि भारत की जो विविधताएं हैं वो किस प्रकार से है। तो यहाँ पे 43% भूभाग जो है ये मैदानी है, 28% भूभाग जो है ये पठारी है, फिर 11% भूभाग जो है ये पर्वतीय है, और 18% भूभाग जो है ये पहाड़ी है। और भारत के भौतिक प्रदेश को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद दक्षिण का पठार, फिर विशाल मध्यवर्ती मैदान, तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। और इन सबको हमने एक एक करके डील कर दिया, जिसमें उत्तर में विशाल पर्वतमालाएं 3 भागों में विभक्त थी, इसे भी हमने एक एक करके डील किया, सर्वोच्च हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। उसके बाद हमने विशाल प्रायद्वीपीय पठार देखा, और इसके पहले उत्तरी मैदान, और इसके बाद हमने तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह को देखा। और इसके बाद एक लास्ट में फिगर बन जाता है। बस आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इतना ही आपको एग्जाम में भी करना है।